Good morning, everybody. Today we'll discuss about the chapter weathering. Weathering, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे अपक्षय। अपक्षय और वेदरिंग। वेदरिंग जो है वो एक इस तरह का प्रोसेस है जो कि इरोजन से मिलता जुलता है। इरोजन और वेदरिंग दो इस तरह के प्रोसेस है जो कि जो हायर अल्टीट्यूड है वहां से इरोडेड मटेरियल जो है उसको डिपॉजिट किया जाता है जो डाउन स्लोप है वहां पे। तो वेदरिंग जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग की वजह से जैसे कि एक हमारे पास डेफिनेशन है थॉर्नबरी की, वेदरिंग में बी डिफाइंड एज द डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन पीसेस। डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन, इट मीन्स जो रॉक्स है हमारे पास वो या तो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, या डीकम्पोज हो जाती है इन पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। इन सीटू प्रोसेस होता है ये, सेम जगह पे जो है वो उनका ब्रेक डाउन होगा रॉक्स का। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है हिंस की, वेदरिंग रेफर्स टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो मैकेनिकल भी हो सकता है एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। इट मे बी केमिकली डिकम्पोज विच डिस्ट्रॉय द कोहेरेंस ऑफ द रॉक्स। मतलब जो रॉक्स होती है वो आपस में एक उनका कोहेरेंस होता है, उसमें एक लगाव होता है। तो कई बार क्या होता है कि वेदरिंग की वजह से रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है या जो कोहेरेंस है वो उनकी कम हो जाती है, तो उस वजह से रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और डीकम्पोज भी हो जाती है या डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वेदरिंग है वो इस तरह का प्रोसेस है। वेदरिंग इज एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग रॉक्स डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रेक्स डाउन एंड बिकम स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसका जो ब्रेक डाउन है वो हो जाता है। एंड व्हेन द ऑर्गेनिक कंटेंट मिक्स विद दिस, जब इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक जैविक कंटेंट जब मिक्स हो जाता है इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ सॉइल फॉर्म, इस डिसइंटीग्रेशन से या डीकम्पोजिशन से सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो भी होता है, यानी कि वेदरिंग की वजह से सॉइल फॉर्मेशन भी होता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच सॉइल, 1 इंच सॉइल के लिए जो है इट टेक्स अबाउट थाउजेंड्स और मोर ईयर्स, यानी कि हजारों साल जो है वो 1 इंच लेयर की जो सॉइल बनती है उसके लिए हजारों साल हमें लग जाते हैं कई। वेदरिंग जो है वो एक तरह से रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, उनका टूटना होता है स्मॉल पीसेस में, और उसकी वजह से जो है वो रॉक जो है बहुत बड़ी चट्टान है वो पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है इन सीटू, यानी कि उसी जगह से उसका वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ जाता है, साइज ऑफ रॉक जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड मेक्स वे फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि वो जो साइज जो है उसका रिड्यूस होता है, रॉक्स टूटती है, तो उस वजह से सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो रहता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इरोजन के साथ, अपरदन के साथ कुछ हद तक मिलता जुलता जो है वो प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि हाउ इरोजन इज डिफरेंट फ्रॉम वेदरिंग। इरोजन जो है वो किस तरह से इससे अलग है। इरोजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सॉइल एंड रॉक particles are worn away and moved elsewhere by wind, water और ice। यानी कि इरोजन में क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होता है
जो पीसेस में रॉक्स के टुकड़े जो होते हैं वो वहां पे टुकड़े होके वहां से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है, वहां से एक जगह से ट्रांसपोर्ट होता है और उसका कहीं ना कहीं जाके डिपोजिशन होता है, लोअर एरिया जो है वहां पे वो डिपॉजिट होता है। तो इसमें एक जो प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा काम करता है, जो कि आपकी इरोजनल प्रोसेस है, उसमें जो आपका इरोजनल प्रोसेस है, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी, उसमें ट्रांसपोर्ट और एक जगह से उठा के मटेरियल को दूसरी जगह डिपॉजिट करना, यानी कि ये दो प्रोसेस जो है वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। लेकिन वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता। वेल्डिंग इन्वॉल्व्स नो मूविंग एजेंट और ट्रांसपोर्ट, यानी कि वेल्डिंग जो है वो चट्टान का ब्रेक डाउन होता है, वो वहीं पे रहता है। लेकिन अपरदन में क्या होता है, इरोजन में क्या होता है, वहां से ब्रेक डाउन होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और कहीं ना कहीं जाके वो डिपॉजिट होता है। तो वेल्डिंग और इरोजन में सिर्फ यही फर्क है कि वेल्डिंग जो है वो इन सिटू प्रोसेस है, एज इट इज, यानी कि एक ही जगह पे होता है। और इरोजन में वो जो ब्रेक डाउन होता है, जो इरोडेड मटेरियल होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन जो है वो भी इसके अंदर होता है। अब हमारा है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, और वो जो है फिजिकल वेल्डिंग हो सकती है, केमिकल वेल्डिंग हो सकती है और बायोलॉजिकल वेल्डिंग हो सकती है। फिजिकल वेल्डिंग जो है उसको हम मैकेनिकल वेल्डिंग भी कह सकते हैं। फिजिकल वेल्डिंग या मैकेनिकल वेल्डिंग, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय जिसको कहा जा सकता है, यानी कि ये इस तरह की वेल्डिंग होती है जिसमें कि भौतिक कारक जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रोसेस के लिए भौतिक प्रोसेस जो है, भौतिक कारक जो है वो जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि इसके लिए कुछ एक कारक है, कुछ एक जो आपके फैक्टर है जो आपकी फिजिकल वेल्डिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। फर्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में, अलग अलग संसार के हिस्सों में अलग अलग तरह का टेम्परेचर जो है वो है। कहीं पे बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, कहीं पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है। तो जो सनलाइट आती है, सनरेज आती है या इंसोलेशन जो हमारे पास आती है, उसमें कुछ जगह ऐसी है जहां पे डिविजनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि दैनिक तापांतर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से दैनिक तापांतर के ज्यादा होने की वजह से, यानी कि एक्सट्रीम लो भी चला जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर भी चला जाता है। जैसे आपके डेजर्ट एरिया है, हॉट डेजर्ट है, आमतौर पे वहां पे इस तरह की जो वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो होता है। यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो है वो रॉक्स जो है वो फैलती है, उनमें फैलाव होता है। और जैसे ही टेम्परेचर रात को कम होता है फिर उनमें सिकुड़न होती है। ठीक है, तो बार बार क्या है, टेम्परेचर हाई होता है, फिर टेम्परेचर लो होता है, हाई और टेम्परेचर। तो ये इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से चट्टान एक बार फैलती रहती है, फिर सिकुड़ती रहती है, फैलती रहती है और सिकुड़ती रहती है। तो इस प्रकार बार बार फैलने और सिकुड़ने से उनमें रॉक्स में जो है, चट्टान में टेंशन जो है वो पैदा होती है, तनाव जो है वो उत्पन्न होता है। और उस तनाव के कारण ही उस चट्टान के, उस रॉक्स के जो है वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो हो जाते हैं। यानी कि एक ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हम कह सकते हैं। एक पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो इस तरह से इस जो इंसुलेशन है या टेम्परेचर है, इस चीज के लिए वो एक कारक है जो कि डायरेक्टली इसके लिए जिम्मेवार है। तो इस तरह से
जो है सेल होता है, टालूज होते हैं, इनके एग्जाम्पल है जो बड़े बड़े मरुस्थल है, बड़े बड़े डेजर्ट है, वहां पे इस तरह की चट्टानें टूटती भी है और कई बार इतनी तेज आवाज आती है जैसे कि आपकी गन शूट होती है या गोली जो है वो चलती है, इस तरह की बहुत तेजी से आवाज आती है चट्टान के टूटने की और इस तरह के डेजर्ट के लिए, जिसको ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन भी हम बोल सकते हैं। ये जो है ये प्रोसेस इस वजह से होता है क्योंकि कुछ एक चट्टान जो है, कुछ एक रॉक्स इस तरह की होती है जो कि गुड कंडक्टर जो है वो नहीं होती, तापमान की, टेम्परेचर की जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होती, यानी कि उत्तम चालक जो है वो नहीं होती। टेम्परेचर जो है वो ऊपर से लेयर जो है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उस वजह से वो फैलती भी है और टेम्परेचर कम होता है तो वो सिकुड़ती है। तो इस तरह से उनकी कोहेरेंस जो है, कोहेसिवनेस जो है आपस में चट्टान की, वो नहीं रहती और वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो टूट जाती है। इस प्रोसेस में चट्टान का टूटना जो है उसको ऑनियन पीलिंग भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से आपने अपने घर में देखा होगा कि एक प्याज होता है, प्याज का एक लेयर होती है, ऊपर से वो उतरती है, उसके बाद दूसरी लेयर होती है, वो उतरती है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑनियन पीलिंग जैसे होती है। तो ये भी इसी तरह का जो प्रोसेस है वो होता है, एक्सफोलिएशन जिसको हम कह सकते हैं, एक्सफोलिएशन होता है, ऑनियन पीलिंग होती है। नेक्स्ट जो है इसमें एक कारक है फ्रीजिंग एक्शन ऑफ वाटर, यानी कि एक एक्टिविटी होती है फ्रीज एंड था, इसमें भी टेम्परेचर का भी रोल होता है, लेकिन इसके साथ साथ वाटर भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। इस तरह की जो वेदरिंग होती है उसमें, तो जो हाई लेटीट्यूड्स होते हैं या हाई अल्टीट्यूड्स होते हैं, बहुत ऊंचे इलाके होते हैं या बहुत उच्च अक्षांशीय जो प्रदेश हैं, उनमें इस तरह की एक्टिविटी जो है वो होती है। मान लीजिए कि कोई चट्टान है, उसमें क्रैक्स है, इस तरह से ये जो क्रैक्स होते हैं कई बार चट्टानों में, वहां पे पानी जो है वो इसमें चला जाता है इन क्रैक्स में, और उसके बाद जो है फ्रीजिंग एक्टिविटी होती है। फ्रीज होता है यानी कि टेम्परेचर जो है वो लो होता है, तो ये पानी जो इसमें जाता है रॉक्स में, ये फ्रीज हो जाता है। तो जैसे ही पानी फ्रीज होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने से इसके ऊपर प्रेशर जो है वो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये जो आपकी दरार है, ये क्रैक्स है, वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है फ्रिज होने से। फिर नेक्स्ट डे जो है वो था, फ्रिज एंड था, THW था, तो फ्रिज एंड था, ये एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। एक बार फ्रिज होता है, फिर था होता है, तो ये और ज्यादा जो है पानी वो गहराई तक चला जाता है, क्रैक्स में चला जाता है। जहां जहां भी क्रैक्स होते हैं, हो सकता है कि इधर भी क्रैक्स हो, यहाँ भी पानी चला जाता है इस तरह से। तो वो इसको फ्रिज होता है, फिर इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर होता है चट्टान में जो क्रैक्स है उनमें, और ये क्रैक्स जो है आगे से आगे ज्यादा बढ़ते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये जो ब्लॉक है ये इस रॉक से अलग हो जाता है, मेन जो रॉक्स है उससे ये ब्लॉक अलग हो जाता है, अलग। तो ये जो एक्टिविटी है इसको हम फ्रिज एंड था एक्टिविटी बोल सकते हैं। और ये आमतौर पे जो हाई लैटिट्यूड है या हाई एल्टीट्यूड है, वहां पे इस तरह की एक्टिविटी जो है वो होती है। अल्टरनेट फ्रिज एंड था एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। उसके बाद एक नेक्स्ट जो है वो रूट ग्रोइंग प्लांट विच डिसइंटीग्रेट रॉक्स। कुछ एक प्लांट्स जो है वो इस तरह के होते हैं जिनकी रूट्स जो है वो चट्टान में, आपने देखा होगा कि कई बार पीपल का पेड़ है, जैसे
दीवारों पे भी, चट्टानों पे भी उग जाता है और उनकी जो रूट्स है, उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक जाती रहती है और वो भी कई बार चट्टानों को जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देती है, चट्टान के टुकड़े कर देती है, छोटे छोटे जो पार्ट्स है उनमें बदल देती है, उसको चेंज कर देती है। इसके अलावा एक कारक जो है वो और भी हो सकता है प्रेशर रिलीज, दाब मुक्ति। कई बार क्या होता है कि एक कोई एरिया है जहां पे चट्टान है और उसके ऊपर कोई अलग से चट्टान है, तो उसके ऊपर बहुत नीचे की जो रॉक है उसके ऊपर की रॉक का प्रेशर होता है। तो कई बार वो ऊपर की जो रॉक है वो किसी भी कारण से उसका इरोजन हो जाता है या वहां से अपर्दन हो जाता है या वहां से वो चट्टान जो है, ऊपर की चट्टान जो है वो हट जाती है, यानी कि उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो हट जाता है। प्रेशर हटने की वजह से नीचे की जो रॉक है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और उसमें बेंड होते हैं और बेंड की वजह से क्रैक्स भी हो सकते हैं और उस वजह से भी वो चट्टान जो है वो उसमें फैलाव होता है और उसकी वजह से भी वो ब्रेक डाउन जो है वो हो जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो चेंज हो जाती है, यानी कि उसकी वेदरिंग हो जाती है। तो ये है हमारी फिजिकल वेदरिंग जो है वो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जैसे कि ये ऊपर की लेयर जो है यहाँ से ये प्रेशर जो है वो कई बार इसका रिलीज हो जाता है, तो इससे भी हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपरी चट्टान जो आपको दिख रही है, ये ऑनियन पीलिंग का भी एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपको प्याज का एग्जांपल दिया गया था। और आमतौर पे जो बच्चे गांव से आते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि बारिश के बाद जो है, जैसे बारिश होती है उसके बाद जैसे ही तेज धूप निकलती है तो आपने अपने आसपास महसूस किया होगा कि जो लेयर होती है मिट्टी की, ऊपर की लेयर होती है वो उसके ऊपर से उखड़ जाती है प्याज की तरह, तो उसको ऑनियन पीलिंग कहते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल हो सकता है और यहाँ पे ये इस तरह का एग्जाम्पल भी जो है वो दिया हुआ है, ये भी आपके सामने है। तो ये फिजिकल वेदरिंग जो है इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जो है वो डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। इसमें कोई फिजिकल एजेंट जो है वो जिम्मेवार नहीं होता, बल्कि इसमें रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसकी वजह से जो है वो या तो रॉक डिकम्पोज होती है या उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। इसमें पानी जो है उसकी भी अहम भूमिका होती है जो आपकी केमिकल वेदरिंग है। व्हाट वाज ए चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक। जो पानी है वो केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें चेंज कर देता है। आपको पता है कि मोस्टली जो रॉक्स है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स जो है वो अलग अलग तरह के हैं। उसमें जैसे ही पानी मिलता है तो उनका जो केमिकल रिएक्शन है वो होता है और उसकी वजह से भी जो केमिकल वेदरिंग है वो होती है। केमिकल वेदरिंग जो है उसके भी 4 टाइप है, आप देख सकते हैं आपके सामने। फर्स्ट इज सॉल्यूशन, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज कार्बोनेशन एंड फोर्थ वन इज हाइड्रेशन। आपका फर्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो यानी कि इट रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ soluble particle and minerals from the rocks। जो रॉक में, चट्टान में जो मिनरल्स होते हैं उनमें कुछ soluble पार्टिकल होता है, soluble मटेरियल होता है और जैसे ही उसमें पानी जो है वो एंटर करता है तो वो उसको डिसॉल्व कर देता है, उसको घोल देता है। आपने सुना होगा कार्स्ट टोपोग्राफी है यूगोस्लाविया में, तो वहां पे चूना पत्थर की रॉक्स है, चट्टाने हैं, तो वहां पे जैसे ही उसमें पानी जाता है, चूने में पानी जो है वो मिलता है, वो उसको
उसको डिसॉल्व कर देता है, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी एक केमिकल वेदरिंग जो है उसका टाइप है। सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन और पानी जो है उसका रिएक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कई बार आयरन होता है, लोहा होता है, कई बार बाहर जैसे हम घर से बाहर या कहीं भी रखा हुआ होता है तो उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग लगने के बाद उसकी एक लेयर जो है वो उतर जाती है। तो सेम वही प्रोसेस जो है, इट इज ए रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड्स है उनका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। आमतौर पे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, जो भी मैंने आपको बताया कि जो लोहा है उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। वो जैसे इसमें पानी जो है, पानी के साथ वो रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन की वजह से उसमें रस्ट जो लगता है वो और एक लेयर जो है उतर जाती है, थोड़े दिनों बाद वो दूसरी लेयर भी उतर जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वहां पे वो काम करता है। और इसकी वजह से बहुत सारी रॉक्स है, इस तरह की चट्टानें भी होती हैं जिनमें फेरस जो है वो होता है, यानी कि आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। वहां पे भी इस तरह की चट्टानें जो है वो रेडिश कलर में आपको नजर आएगी। वहां भी इस तरह की चट्टानें जो है वो टूट के गिरती रहती है, और यानी कि वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो चलता है। उसके बाद आपका थर्ड वन इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इट इज a reaction of carbonate और bicarbonate ions with minerals। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रॉक्स जो है, चट्टानें हैं, उनमें बहुत सारे मिनरल्स जो है वो रहते हैं, और वो मिनरल्स जो है वो जो कार्बोनेट अम्ल होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, जिसको कि हम कार्बोनेशन कहते हैं। और इसमें कार्बनिक एसिड होता है, अम्ल होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। वो जब लाइमस्टोन का इलाका होता है, चूना युक्त चट्टाने हैं या चूना युक्त कोई भी एरिया है, वहां पे उसको तेजी से जब पानी मिलता है तो उसमें बहुत तेजी से उसको डिसॉल्व कर देता है। तो इसको भी हम कार्बोनाइजेशन जो है वो बोलते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज हाइड्रेशन। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ वाटर टू द मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल शुरू में बताया था कि इस केमिकल जो वेदरिंग है इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो पानी का होता है। तो पानी जो है जैसे ही किसी मिनरल के साथ डिसॉल्व होता है, जैसे ही उसके साथ वो संपर्क में आता है तो उनका रिएक्शन जो है वो रहता है। और रिएक्शन मिनरल के साथ रिएक्शन होने की वजह से वो जो मिनरल है वो उनमें टेंशन भी होती है, उनमें प्रेशर भी होता है, उनमें खिंचाव भी होता है। तो इस तरह से जहां जहां पे इस तरह की मिनरल्स है, जैसे कि आपका फेल्सपार है, तो वो जो है जब भी पानी के संपर्क में आएगा तो वो केओलियन में चेंज हो जाता है, केओलियन। तो वो भी एक वेदरिंग का जो है वो प्रोसेस है, जिसको कि हम हाइड्रेशन जो है वो कहते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है हाइड्रेशन का, कार्बोनेशन का, ऑक्सीडेशन का। इसके बाद हमारी लास्ट जो है वो है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो नेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। इसमें कोई रिएक्शन जो है वो नहीं होता है कि जैसे कि हमने आपको बताया केमिकल वेदरिंग में होता है, बल्कि इसमें जो लिविंग थिंग है, ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका ही योगदान जो है वो रहता है। जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो रॉक्स को ब्रेक डाउन जो है वो करते रहते हैं। रूट काजिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स,
the root of the tree penetrate into the cracks of the rocks। तो ये जो है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जैसे कि एक पेड़ है, ये इसकी वजह से रॉक्स है, और ये पेड़ जो है इसकी रूट जो है वो चट्टान के अंदर तक जाती रहती है, और इस वजह से धीरे धीरे क्या है उसका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, टूटता रहता है। ये इन सिटू प्रोसेस है, और ये लगातार जो है वो नीचे की तरफ गिरती रहती है। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है इसके भी कुछ टाइप है, कुछ हम कह सकते हैं कि बोरोइंग एनिमल है। बोरोइंग यानी कि बिल काली, जिसको आप बोल सकते हो, जैसे वो बिल में रहते हैं, जो बनाते हैं नीचे से मिट्टी को उखाड़ते रहते हैं, खोदते रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह की जो बोरोइंग एनिमल है वो जो हमारी रॉक होती है उसका डिसइंटीग्रेशन जो है वो करते रहते हैं, यानी कि असंगठित करते रहते हैं। पहले संगठित होती है, उसको असंगठित करते रहते हैं उन चट्टानों को। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे चींटी है, केंचुआ है, आपका लोमड़ी है, गीदड़ है, ठीक है, बिच्छू, गिलहरी, ये जो चूहा, ये बिल बनाने वाले जितने भी जीव हैं ये इसमें आते हैं, और चट्टान को एक रॉक जो है उसको कमजोर करते रहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो आपके केंचुए हैं वो भी इस प्रोसेस में लगे रहते हैं। तो वो भी हजारों टन मिट्टी जो है आमतौर पे एक साल में वो इस प्रोसेस से उसको डिसइंटीग्रेट जो है वो कर देते हैं। इसके अलावा मनुष्य है, आदमी है, वो भी बहुत सारी रॉक्स है, बहुत सारे जो आपके एरियाज है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें लगा हुआ है मनुष्य। और वो भी जैसे आपके कुएं हैं, तालाब है, नहर है, बांध बनाते हैं हम, ठीक है, हम सुरंग बनाते हैं, हम तालाब बनाते हैं, ठीक है, कारखाने, सड़कें, उनके लिए बहुत सारा मटेरियल, ये भी एक तरह से वेदरिंग का कारण है। ह्यूमन एक्टिविटी है और क्वेरिंग एक्टिविटी है, ये सारी की सारी वेदरिंग के लिए जिम्मेवार होती है। तो हम कह सकते हैं कि आज हमने वेदरिंग जो है वो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है, कुछ हद तक किया है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। वेदरिंग जो है वो एक इस तरह का प्रोसेस है जो कि सॉइल फॉर्मेशन का काम करता है, और 3 तरह की वेदरिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। और इस जो वेदरिंग है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया, क्लाइमेट, characteristics of rocks that influence weathering, that influence the process of weathering। तो मुझे लगता है कि आज जो हमने चैप्टर किया है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर आपको इस तरह की कोई क्वेरी है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज प्रोसेस बेहतर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।